हाय एवरीवन, दिस इज रॉबिन शर्मा। आप सभी को एक नई ब्रांड न्यू सीरीज के अंदर मैं वेलकम करता हूं। सीजीएल 2023 के प्रीलिम्स के सभी शिफ्ट्स खत्म हो चुके हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स अब मेंस के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो मेंस में भी आपका जीएस आता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपकमिंग जितने भी आप एग्जामिनेशंस देने वाले हैं उन सभी एग्जामिनेशंस के अंदर आप सीजीएल 2023 के प्रीलिम्स की अलग अलग शिफ्ट्स के अंदर पूछे गए जीएस के सवालों को भी एक बार देख कर जाएं। मैं ना सिर्फ सवालों के करेक्ट आंसर्स का डिस्कशन आपसे करूंगा, मैं उनसे रिलेटेड अच्छे से एक्स्ट्रा डिटेल्स को भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। 14 जुलाई 2023 की शिफ्ट 1 में जीएस के सवाल जो पूछे गए उन पर ये हमारी क्लास का बेस्ड डिस्कशन होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट कीजिएगा, वहां पर कंबाइंड लिस्ट भी आपको मिल जाएगी और बाकी के टॉपिक्स का भी वहां पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। जिन भी टॉपिक्स का मैं रेफरेंस आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। इंस्टाग्राम पर पर्सनली इस यूजर नेम पर जाकर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये मेरे टेलीग्राम का यूजर नेम है। इन दोनों चीजों के भी डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पहला सवाल आपसे पूछा गया था कि हु अमंग द फॉलोइंग म्यूजिशियन इज पॉपुलर फॉर हिज मास्टरी ओवर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है। तो देखो, एक बहुत बड़ा नाम हमारे इंडियन क्लासिकल एरा का, जिनका नाम है आपके सामने उस्ताद विलायत खान। तो चलो, आंसर तो आपको यहाँ पर पता चल गया, विलायत खान। अब बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि सर ऐसे तो बहुत सारे ऐसे म्यूजिकल एक्सपोनेंट हैं जिनके बारे में हम चर्चाएं सुनते हैं। तो देखो, ये तो एक बहुत बड़ा नाम है। अगर मैं आपसे बात करूं मिस्टर उस्ताद विलायत खान की, तो इन्होंने अलग अलग जगह पर अपना योगदान दिया है। और सितार की अगर मैं बात करूं तो सितार में ना सिर्फ विलायत खां, आपको कुछ और नाम भी याद रखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे कि आपको एक नजर आएंगे इमदाद खान, एक आपको नजर आ जाएंगे इनायत खान, एक आपको नजर आ जाएंगे इमरत खान। तो दीज आर सम ऑफ द बिग नेम्स जो कि सितार वादक के रूप में आपको नजर आते हैं। अब देखो, अगर आज आपसे विलायत खान जी के संबंधित म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से सवाल पूछ लिया गया, तो कल को आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से घराना से आते हैं, आप हमें ये बता दीजिए। तो देखो, एक आपको घराना नजर आता है जिसको हम जानते हैं आगरा घराना। तो कल को अगर ये पूछ लिया जाए तो इसको आपको याद रखना है। बाकी की चीजें हम बेसिक रूप में ऐसे बड़े बड़े पर्सनालिटीज की रिलेटेड करके जानते रहेंगे। और ये जो मैंने आपसे एक्स्ट्रा नाम डिस्कस किए हैं, इनके नाम को भी याद रखिएगा, जिनको आप सितार से संबंधित पाओगे। अगला सवाल, अगला सवाल आपका था इकोनॉमिक्स से। सवाल आपसे पूछता है द कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज आल्सो नोन एज व्हाट। तो पहली चीज, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या फिर अचल पूंजी के उपभोग से रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जब कभी भी कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल की बात होती है तो ये क्या होता है, ये डिक्लाइन होता है। डिक्लाइन यानी कि गिरावट होती है किसके अंदर, वैल्यूज के अंदर। किसकी वैल्यूज के अंदर, जो एसेट्स ओन होते हैं या फिर जिनको कोई ओन कर रहा होता है, यानी कि जो एसेट्स ओन है उनकी वैल्यू के अंदर अगर आप डिक्लाइन देखते हैं तो आप उसको कहते हैं कि ये फिक्स्ड कैपिटल का कंजम्पशन है। तो अगर मैं आपसे ऑप्शन में चूज करने की बात करूं तो उस ऑप्शन में एक आपको विकल्प दिया गया था डेप्रिसिएशन। और यही सवाल आपसे पूछ रहा था कि भाई कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को आप किस और नाम से जानते हैं। तो जब डेप्रिसिएशन की बात होती है तो व्हाट इज डेप्रिसिएशन, आप कहोगे कि जो आपकी बुक वैल्यू है किसकी, फिक्स्ड एसेट्स की, अगर वो क्या हो जाए, वो आपकी डिक्रीज हो जाए, वो कम हो जाए, तो वो कहलाता है आपका डेप्रिसिएशन। तो ये दोनों चीजें सेम नहीं हो गई। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज आल्सो नोन एज डेप्रिसिएशन, क्योंकि दोनों के जो मायने थे, दोनों का जो वैल्यूएशन था वो सेम प्रकार का था, सेम ही चीज आपको दर्शा रहा था। अगला सवाल, 1901 के अंदर किसने नोबेल पुरस्कार रिसीव किया, किसको लेकर, उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस जो कि इन्होंने किसको लेकर दी, लॉज ऑफ केमिकल डायनेमिक्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इन सॉल्यूशंस की डिस्कवरी को लेकर। तो देखो, पहली चीज, बड़ा नाम है, आपसे कल को इनके बारे में पूछा जाएगा। जैकब हेनरिकस वैन हॉफ कौन से देश से आते हैं, तो ये आपके जर्मनी बर्लिन से बिलोंग करते हैं। ये पहली चीज अगर आपको कल की पूछ ली जाए। अब देखो, उसके बाद दूसरी चीज आपसे पूछी जाएगी कि इन्होंने डिस्कवरी क्या करी। तो मैंने आपको बताया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर लॉ होता है उसको इन्होंने फॉर्मुलेट किया था, जो कि कहीं ना कहीं जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर, उसके ऊपर अपना अध्ययन करता है।
तो इनका नाम है और इनको आपका इस खोज के लिए या फिर इन लॉज़ को सामने लाने के लिए केमिस्ट्री के क्षेत्र में यानी कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा, नाम हमने जाना, नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनको दिया गया इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज को लेकर, जो कि इन्होंने अपने लॉज़ ऑफ केमिकल डायनामिक्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इन सॉल्यूशंस के ज़रिए सामने रखी थी। अच्छा सवाल था ये भी। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पैन इंडिया स्कीम टू स्ट्रेंथन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री विद फोकस ऑन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर सर्विसेज। तो देखो, आप जब कभी भी अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको डिस्कशन देखना होता है मंथली सरकारी स्कीम्स या फिर कोई भी अगर पॉलिसीज आती हैं। आपके इसी यूट्यूब पर टॉपिकल करंट अफेयर की सीरीज चलती है जहां पर मंथली ऐसी मैं आपसे स्कीम्स और पॉलिसीज का डिस्कशन करता हूं। आपके सामने करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पीएम ए बी हिम या फिर ए भीम इसको बोल सकते हैं। तो है क्या ये है आपका प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। मैं यहां पर लिख देता हूं इसका, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। अब इसके अंदर है क्या? तो देखो, जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है आपकी इस स्कीम का, वो है कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो सर्विलियंसेस है, जो कि हम हेल्थ रिसर्च के अंदर देखते हैं, उसको अर्बन और रूरल एरियाज के अंदर कहीं ना कहीं उनके क्रिटिकल गैप को फिल करना, उनकी जो कमियां हैं उनको दूर करना, ऐसी उद्देश्य रखती हुई ये स्कीम आपकी चर्चाओं में थी, आपसे पूछ ली गई। तो कोई ऐसी खतरनाक बात नहीं है, ऐसी स्कीम्स का डिस्कशन मैं आपको इसी यूट्यूब पर आपके टॉपिकल डिस्कशन में भी कराता हूँ। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए वो कौन सा देश है जिसने कि होस्ट किया एएफसी वुमेन्स एशिया कप फुटबॉल 2022। तो देखो, भारत ने इसको होस्ट किया था, इसलिए आपका ये चर्चा में था। करंट अफेयर के जो स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं उनका भी टॉपिकल डिस्कशन आपके इस यूट्यूब पर मैं करता हूँ, वहां से आपके ऐसे सवाल बनते हैं। अगर आगे को आपको याद रखना है तो 2023 को लेकर आप याद रखिएगा कि 2023 का यही एएफसी वुमेन्स एशिया फुटबॉल जो एशिया कप है वो कहाँ पर आपका आयोजित कराया जाएगा, इसको आपका होस्ट कर रहा है कतर। पहले ये चाइना के अंदर होना था, लेकिन वहां पर फिर कोविड-19 की कुछ-कुछ इश्यूज की वजह से चाइना ने इसको आपका रिलिंक्विश कर दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए, कतर कतर को फिर बाद में इसको दे दिया गया। अगला सवाल आपसे ये पूछ रहे हैं, भरतनाट्यम एक्सप्रेस करता है साउथ इंडियन रिलीजियस थीम्स एंड स्पिरिचुअल आइडियाज ऑफ व्हाट। तो देखो, शैविज्म, चाहे तो आपसे ये चीज पूछ ली जाए कि कौन से धर्म के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को ये व्यक्त करता है, जैसे हमने भरतनाट्यम की यहाँ पर बात करी, या फिर और भी चीजें पूछ ली जाती हैं। भरतनाट्यम को लेकर पूछ लिया जाएगा कि हमारे दक्षिण भारत यानी कि साउदर्न इंडिया के कौन से राज्य से आपका एसोसिएटेड है। तो तमिलनाडु से एसोसिएटेड है आपका भरतनाट्यम। किनके स्पिरिचुअल आइडियाज को ये आपका व्यक्त करता है? शैविज्म या फिर शैव धर्म आप इसको बोल सकते हैं। नाट्य शास्त्र से नाट्य शास्त्र से हम अपने भरतनाट्यम को ओरिजिन बैक देखते हैं, यानी कि जहां पर इनकी एंशियंट ट्रिटाइज आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये एक बात है, हिंदू रिलीजियस स्टोरीज और डिवोशंस आपको यहाँ पर भरतनाट्यम के एक्सप्रेशंस के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ऐसी चीजें आपसे कभी कभी पूछ ली जाती हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि इन विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो इन्वेस्टमेंट लिमिट थी टाइनी इंडस्ट्रीज की या फिर यूनिट्स की, वो इंक्रीज कर दी गई 2 लाख तक। तो देखो, अलग अलग टाइम पर इंडस्ट्री पॉलिसीज आई। एक इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन आया, वो रेजोल्यूशन आया आपका 1980 के अंदर, जिसके अंदर जो आपकी ये टाइनी इंडस्ट्रीज थी, इनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी वो आपकी 2 लाख तक बढ़ाकर कर दी गई थी। तो ऐसे जनरली सवाल बनते रहते हैं। इसके अलावा बाद में भी आई थी, 1985 के अंदर भी आई थी, जहां पर जो लाइसेंस राज है उसके ऊपर कहीं ना कहीं डिमेंट लिंक करने की कोशिश होने लगी। और जो साइज कंस्ट्रेंट्स थे प्राइवेट सेक्टर फर्म्स के, उनके ऊपर आपका काम होना शुरू हो गया। तो ऐसे कुछ कुछ फैक्ट्स आपके बन जाते हैं। ये थोड़ा टफ सवाल मैं कहूंगा इकोनॉमिक्स के एरिया से, लेकिन पेपर में आ गया तो हमने जान लिया। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लॉर्ड्स हाइड्रोन कोलाइडर, जिसको एलएचसी के नाम से जानते हैं, और एमआरआई स्कैनर तथा एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में अतिचालक चुंबकों के लिए शीतलक के माध्यम के रूप में किया जाता है। अब आप में से कई सारे लोग परेशान हो गए होंगे कि यार ये क्या पूछ लिया इन्होंने, ये क्या पूछ लिया। देखो, एक चीज होती है जिसको हम जानते हैं आपका एलएचसी।
एलएचसी के भी अलग-अलग आपको प्रकार से नाम देखने के लिए मिलते हैं, कहाँ पर ये यूज़ होता है, तो ये चर्चाओं में था। इसको बोला जाता है आपका लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। क्या चीज़ होती है? तो देखो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और हाई एनर्जी पार्टिकल कोलाइडर होता है, जिसको यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने लगभग 1998 से लेकर 2008 के बीच में डेवलप किया था। तो ये जो कोलाइडर्स होते हैं, ज़रूरत होती है कि यहाँ पर आपको कुछ कूलेंट्स या फिर कूलिंग मीडियम की ज़रूरत हो और यही जो कूलिंग मीडियम है, वो आपको प्रोवाइड करता है हीलियम। इसी चीज़ से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पर सवाल पूछ लिया था। इसको हम जनरली एमआरआई स्कैनर्स और आपके एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर्स के अंदर भी कूलिंग मीडियम के रूप में यूज़ करते हैं। हीलियम करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होता। अगला देखो आपको इन्होंने सवाल पूछा है कि ये कुछ आपके इधर कॉमन नेम हैं जो कि आपने सुने होंगे अपनी बायोलॉजी के अंदर जैसे कि ब्राउन एल्गे, ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे और रेड एल्गे और इधर आपको इनकी क्लासेस दी गई हैं। तो देखो जब मैं क्लासेस की बात करता हूँ सभी को पता है कि एक होता है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसको हम वर्गीकरण प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर जो आपके स्पीशीज़ होते हैं, उनको अलग-अलग प्रकार की रैंकिंग दी जाती हैं, जहाँ पर आप पहले डोमेन, आपकी किंगडम, आपके डिवीज़न, आपकी क्लास, आपकी स्पीशीज़ इस प्रकार से उनको क्लासिफ़ाई करते हैं। तो क्लास क्या है? एक प्रकार की आपकी टैक्सोनॉमिक रैंक है, जो कि स्पीशीज़ को दी जाती है। तो जब मैंने ब्राउन एल्गे, ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे और रेड एल्गे का आपसे ज़िक्र किया, तो यहाँ पर इनकी भी कुछ क्लासेस आपको नज़र आती हैं। जब मैं रेड एल्गी की बात करता हूँ, तो इनको आपका रोडोफाइटा से आपका डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि अगर आपको रेड एल्गी का डिस्कशन करना हो, तो ये आपका आ जाएगा रोडोफाइटा, यानी कि थर्ड का आपका डी होना था, तो थर्ड का आपका डी ऑप्शन में दिया गया है। उसके अलावा आपसे अगर ब्राउन एल्गे के बारे में पूछा जाए, तो इसको हम फ़ाइओफाइटा के अंदर क्लासिफ़ाई करते हैं। इसकी बात करी है मैंने ब्राउन एल्गी की, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा आपका फ़्रेयोफाइटा, यहाँ पर आपका सेकंड का ए हो जाएगा। इसके अलावा बाकी के भी आपको यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग दिए गए हैं, उनको आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये जो जीव होते हैं, इनकी क्लासेस के क्लासिफिकेशन वैल्यूज़ या फिर क्लास नेम्स आपसे जनरली बायोलॉजी के सेक्शन से निकाल कर पूछ लिए जाते हैं। अगला सवाल, ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अनुसार आपको ये जो 3 स्टेटमेंट दिए गए, इनको इनके असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना था, यानी कि इनके आरोही क्रम में आपको अरेंज करना था। तो देखो सेंसस के अंदर मल्टीपल डेटाज़ आते हैं और सेंसस से आपकी रिलेटेड चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं। पहली चीज़ 2011 के सेंसस से आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 10.42 करोड़ ये जो इंडियंस हैं, इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूट होता हुआ देखते हैं, जो कि लगभग 8.6% है हमारी कंट्री के टोटल पॉपुलेशन का। ये 2011 के डेटा के अनुसार कुछ बातें सामने आईं। फिर उसके बाद उन्होंने इस सवाल के अंदर पूछा कि भई स्टेट्स को आप उनके असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दीजिए, तो असेंडिंग ऑर्डर आपको यहाँ पर सीबीए नज़र आ रहा है, सबसे पहले उड़ीसा, फिर आपको महाराष्ट्र एंड देन उसके पास आपको मध्य प्रदेश नज़र आएगा। असेंडिंग यानी कि घटता हुआ क्रम, सॉरी बढ़ता हुआ क्रम, सबसे पहले छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, यानी कि यहाँ पर आपका 3, 2, 1 इस तरीके से आप अरेंज कर सकते थे, ठीक है? तो सेंसस रिलेटेड डेटा आपको थोड़ा-सा देख के रखना है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं रियोतवाड़ी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन जो भारत के अंदर देखा गया अंग्रेजों के ने जो इंट्रोड्यूस किया था और अंग्रेजों ने भी में किसने इंट्रोड्यूस किया था ये भी आपको याद रखना है, ये करा गया इंट्रोड्यूस थॉमस मुनरो के द्वारा, ठीक है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो आपका रियोतवाड़ी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन था वो इन 4 विकल्प में से कौन से थ्योरी के ऊपर आधारित था? तो सबसे पहली चीज़ रियोतवाड़ी सिस्टम रेवेन्यू कलेक्शन का था क्या? तो इसके अंदर जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलाउ किया सरकार के कि वो क्या करें, जो कल्टीवेटर हैं, यानी कि जो उत्पादक करता है, उनसे डायरेक्टली डील करें। यानी कि अगर सरकार को कुछ भी लेना-देना है, तो वो कल्टीवेटर के पास जाएँगे और उन्हीं से पूछेंगे कि भई आपने जो उत्पादन किया, आप एक काम कीजिए, इसमें से अपना एक पर्टिकुलर पार्ट निकाल कर हमें दे दीजिए एज़ अ रेवेन्यू कलेक्शन। तो ये कहीं न कहीं आपका एक रियोतवाड़ी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन का रूप था। अब इन्होंने सवाल में पूछा था कि ये कौन से थ्योरी पर आधारित था? तो एक थ्योरी आपको नज़र आती है जिसको कहा जाता है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। इसमें क्या होता है? ये कहता है कि जो प्रोपोर्शन होगा यानी कि जो भी प्रोड्यूस हुआ उसका कुछ भाग, उसका उस कुछ जो प्रोड्यूस होगा, उस भूमि का जो प्रोड्यूस होगा, वो पे करा जाएगा लैंडलॉर्ड को। तो यही तो कहीं न कहीं आपके रियोतवाड़ी सिस्टम के अंदर भी कहा गया था कि जो कल्टीवेटर है वो कुछ भाग आपकी सरकार को देने का काम करेगा।
तो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट से कहीं न कहीं ये आप इसको आधारित देखते हो, उस पर आप इसको बेस्ड देखते हो। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि बैडमिंटन कोर्ट की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? तो यार ये याद रखिएगा 13.40 जो बैडमिंटन कोर्ट होता है उसकी लेंथ होती है। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड जो आपके डेटाज़ और आपके फैक्ट्स होते हैं, उनको आपको देखकर रखना है। चोला एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सवाल पूछा गया कि वो कौन-सी चीज़ है जिसको आप असेंबली के रूप में देखते हैं विलेजेस के अंदर जहाँ पर प्रीडोमिनेंटली ब्राह्मण्स इनको इन्हेबिट किया करते थे, यानी कि मुख्य रूप से ये इनके द्वारा बसाई गई थी। तो देखो जब हम चोला एम्पायर की बात करते हैं तो 3 मुख्य एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आपको चोला एम्पायर के अंदर नज़र आती थी, जिसमें कि आपको आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और आपकी लोकल गवर्नमेंट। इस प्रकार से आपका जो ये एडमिनिस्ट्रेशन था वो विभाजित था जब हम चोला के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। चोलास को ये माना जाता है कि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। अलग-अलग गाँव के अंदर ये भी कहा गया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं चलाते थे, वो सिर्फ़ आपका विलेजेस के मुखिया ही उनको चलाने का काम करते थे। और भी कई सारी बातें आपको यहाँ पर नज़र आती हैं। एक सिंगल गवर्नमेंट यहाँ पर हुआ करती थी। एक प्रॉपर सिस्टम आपको यहाँ पर गवर्नमेंट का नज़र आएगा। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन या फिर चोल जो साम्राज्य का आपका प्रशासन था, उसका फाउंडर कौन था? तो वहाँ पर एक नाम आपको याद रखना है, ये रहेंगे आपके विजयल विजयल्या, ठीक है? तो ऐसे फाउंडर्स के नाम आपसे जनरली पूछ लिए जाते हैं। तो जो इन्हेबिटेड होती थी प्रीडोमिनेंटली ब्राह्मण्स के द्वारा उसको सभा कहा जाता था। और भी कई प्रकार के आपको यहाँ पर नज़र आते थे, आपको उर नज़र आते थे, उर के साथ-साथ आपको यू नो और भी जैसे मैंने यहाँ पर सभा का ज़िक्र किया, ऐसे मल्टीपल सेक्शंस नज़र आते थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इन्हें याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि वो कौन से साइंटिस्ट हैं अ, उनका एक कॉन्सेप्ट था स्टडी स्टेट ऑफ यूनिवर्स। इन्होंने इसको सोचा यानी कि इन्होंने इसके ऊपर व्याख्या करी। तो बड़ा नाम है फ्रेड हॉयल। अलग-अलग प्रकार की हमारे यूनिवर्स की कॉन्सेप्ट्स दिए गए। जब हम स्टडी स्टेट की बात करते हैं या फिर स्टेट ऑफ यूनिवर्स का ज़िक्र करते हैं, तो ये कहते हैं कि जो यूनिवर्स है वो आपका हमेशा एक्सपैंड कर रहा है। लेकिन उसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो आपको कांस्टेंट नज़र आती है। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो कि इनकी थ्योरी के द्वारा सामने आती है। बाकी फ्रेड हॉल आपको वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है, जिन्होंने इस आपकी स्टडी स्टेट थ्योरी ऑफ यूनिवर्स को सामने रखा था। और भी मल्टीपल थ्योरीज़ आप देखते हैं जो कि आपके यूनिवर्स से संबंधित होनी हैं, यूनिवर्स से एसोसिएटेड होती हैं कहीं न कहीं। तो उन पर भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि इन 4 विकल्प में से बताइए कि कौन इमर्ज हुआ एज़ द पुअरेस्ट स्टेट, जो कि फर्स्ट एवर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई के द्वारा सामने रखा गया और जिसको प्रिपेयर किया था किसने? नीति आयोग ने, और इसको नवंबर 2021 के अंदर लॉन्च किया गया। तो देखो यार, नीति आयोग की कोई रिपोर्ट हो या फिर अलग कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है हमारे देश के अंदर जो कि कोई भी प्रकार की इंडेक्स को सामने रखता है, उससे रिलेटेड हमारे सवाल बनते हैं। यहाँ पर सवाल पूछा कि किसने ये प्रिपेयर करी, तो प्रिपेयर आपको याद रखना है नीति आयोग ने करी। इसमें जो आपको नज़र आए पुअरेस्ट स्टेट, यानी कि सबसे गरीब सूचकांक के अंदर जो नंबर 1 रहा वो आपका रहा बिहार राज्य। तो ऐसे सवाल भी आपने देखे होंगे आते हुए। आपसे अगला सवाल पूछ रहे हैं कि वो कौन-सा राज्य है जो कि नहीं है एक भाग आपके तापी बेसिन। तापी रिवर के बारे में आपको पता होगा। हमारे मध्य भारत के अंदर एक आपको वेस्टर्न साइड यानी कि दक्षिणी दिशा में बहने वाली नदी के रूप में नज़र आती है। नर्मदा के साउदर्न साइड में आपकी बहती है। 3 मुख्य राज्य इसके बेसिन के अंदर आपको नज़र आते हैं। आपका महाराष्ट्र, आपका गुजरात और आपका मध्य प्रदेश। तो उन्होंने पूछा था कौन नहीं है इसके बेसिन का पार्ट, तो उसमें आपका राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाता। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं खेल से संबंधित है कि मिस भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को कन्फर किया गया अर्जुना अवार्ड 2022 उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन को लेकर कौन से खेल में? तो देखो जो आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाला टॉपिक होता है उससे ऐसे सवाल आपके जनरली बनते हैं। वहाँ पर पर्सनैलिटीज़ के नाम आते हैं, उनका खेल उनसे एसोसिएटेड होता है और उनको ये जो अवार्ड आपके दिए जाते हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपके इसी यूट्यूब पर ऐसे स्पोर्ट्स एंड ऑनर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स जैसी चीज़ें मैं कराता रहता हूँ आपके मंथ वाइज़। तो भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को याद रखना है जो कि आपके चेस से संबंधित हैं।
नेम अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी जिसके अंदर जो पैरासाइट्स होते हैं वो एडवांटेज लेते हैं ऑफ द केयर ऑफ अदर इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज या फिर डिफरेंट स्पीशीज, ताकि वो अपने यंग को रेज कर पाए। तो देखो एक ऑप्शन आपको दिया गया था, नाम था उसका ब्रूड पैराटिज्म। तो ब्रूड पैराटिज्म के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि भाई आखिरकार ये जो पैराटिज्म होता है ये क्या चीज होती है। तो पैराटिज्म की जब बात होती है तो देखो ये प्रकार का आपका मेथड होता है जिसके अंदर जो जीव होते हैं यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, ले करते हैं अपने एग्स को, अपने अंडों को किसी दूसरी चिड़ियाओं के किसमें, घोंसले में। क्यों? क्योंकि उनके अंडों की जो साइज और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनका देखना होता है ना वो सेम सा होता है, खुद उनका ध्यान नहीं रखते हैं। तो इसीलिए हम इसको पैराटिज्म बोलते हैं और यही आपका कहलाता है ब्रूड पैराटिज्म। सेम चीज़ आपसे यहाँ पर करी गई थी कि भई वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी कौन-सी है, जहाँ पर जो ये पैरासाइट्स होंगे वो किसी दूसरे इंडिविजुअल का फ़ायदा उठाएँगे, कि वो अपने बच्चों का या फिर अपने अंडों का ख्याल रख रहे हैं और इसी रूप में दूसरा वाला अपने अंडों का ख्याल रखवा लेगा उसके नेस्ट में रखवा के। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि हु इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट? सभी को पता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आप सभी को पता है आर्टिकल नंबर 148 के अंदर प्रोविजंस आपको देखने के लिए मिलते हैं हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के। रोल क्या होता है कैग का, सभी को पता है। जो ट्रेडिंग हुई, मैन्युफैक्चरिंग हुई, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ अकाउंट्स के अंदर, बैलेंस शीट्स हुई या फिर बाकी की सब्सिडरी जो अकाउंट्स होते हैं उनके ऊपर ये आपका लेखा जोखा करता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि आपके करंट सीएजी कौन है, तो चंद्र मुर्मू आपको याद रखना है कि ये आपके करंट सीएजी के रूप में आपको याद रखने हैं। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट सीएजी कौन थे, तो वहाँ पर आपको नाम याद रखना है वी नरहरि राव, ये एक नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द टर्म्स टाइज ऑफ प्रोटेक्शन? यानी कि टाई ऑफ प्रोटेक्शन यानी कि हाथ में कुछ बांधने से आपको प्रोटेक्ट करेगा आपका भाई, तो ये त्योहार कहलाता है आपका रक्षाबंधन। सभी को पता होता है, एकदम आसान सा सवाल था। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि इन चार विकल्प में से कौन थे जो कि फाउंडर थे टाइगर लीजन या फिर फ्री इंडिया लीजन के? तो देखो सबसे पहली चीज कि फाउंडर कौन थे या फिर किन्होंने इसकी स्थापना करी, तो जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं उन्होंने इनिशिएट किया था लीजन्स के फॉर्मेशन का। ये क्या था, ये इनका एक एफर्ट था, इसको आप एक इनका एफर्ट मान लीजिए, जहां पर ये इंडिया की इंडिपेंडेंस को लेकर अंग्रेजों के अगेंस्ट वॉर की भावना को लेकर वेज कर रहे थे। बर्लिन के अंदर 1941 के अंदर आपको सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फ्री इंडिया लेजन की शुरुआत देखने के लिए मिली। तो ये चीज आपको याद यहाँ पर रखनी थी। अक्टूबर 2021 में 19 साल के किसने सिल्वर मेडल जीता वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप? अगेन देखो आपका स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड सवाल। अंशु मलिक। आप ये मत सोचिएगा कि 2021 के अक्टूबर का सवाल है, देखो जनरली हमें चर्चाओं में नाम देखने के लिए मिलते रहते हैं। तो अंशु मलिक आपको यहाँ पर याद रखना है, जिनको आप सिल्वर मेडल जीतते हुए देखते हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर। वैदिक आर्यंस लिव्ड इन द एरिया कॉल्ड सप्त सिंधु, जिसका अर्थ है वो एरिया जो कि ड्रेन करता है 7 रिवर्स को। वन ऑफ द रिवर्स इन 7 जो रिवर्स में से आपको नजर आती हैं वो है झेलम। इस झेलम का आपको एंशियंट नेम बताना है। देखो ये जो एंशियंट नेम्स होते हैं वो जनरली हमसे पूछे जाते हैं, अगर झेलम का आपसे पूछा जाए तो उसका नाम है वितात्सा। ऐसे ही बाकी की जो हमारी इंडस रिवर सिस्टम या फिर बाकी के इंपॉर्टेंट रिवर्स के एंशियंट नेम्स हैं उनका डिस्कशन भी मैंने आपसे अलग अलग अपनी वीडियोस के अंदर किया हुआ है। फिलहाल आप झेलम का नाम याद रखिएगा, वितास्ता एंशियंट नेम रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप? यानी कि नागरिकता से संबंध में आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल्स आपको संबंधित नजर आते हैं। तो देखो पार्ट 2 यानी कि भाग 2 जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 आपके आते हैं, ये अपने प्रोविजंस रखते हैं सिटीजनशिप से संबंधित। 1 से लेकर 4 के जो आपके आर्टिकल्स आते हैं वो आपके पार्ट 1 के अंदर आते हैं, जो कि आपका संबंध रखता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इसके अलावा पार्ट 3 आपको संबंधित आर्टिकल्स देता है 12 से 35, जिसके अंदर आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं। तो ऐसे ही आपके संविधान में मल्टीपल भाग होते हैं जो कि उनके बारे में आपको कुछ ब्यौरा और आइडिया देते हैं। यह है आपकी इस शिफ्ट का अंतिम सवाल। नाम आपको यहाँ पर दिया गया है 2018 के अंदर जो गूगल जहाँ पर आप सर्च करते हैं
उसके ऊपर आपकी एक सेलिब्रेशन हुई, किसकी? 100 बर्थडे किसकी? मृगनयनी साराभाई की। ये एक्सपोनेंट है इन 4 विकल्प में से कौन से डांस फॉर्म की? तो इनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी पर गूगल ने इनको सेलिब्रेट किया था, तो इसलिए ही आपके करंट अफेयर में नहीं था। ये ऐसे भी जाने जाती हैं, बहुत बड़ा नाम है मृगनयनी साराभाई, जो कि भरतनाट्यम और कथकली के डांस फॉर्म से अपना संबंध रखती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, अच्छा सवाल था। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको हेल्प करती है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, इस बेल आइकन को प्रेस करके जो ऑल वाला ऑप्शन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कंबाइंड प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेरे एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और बाकी की इंपॉर्टेंट वीडियो प्लेलिस्ट के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके एडेड हैं, उनको भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलूंगा, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।